ये क्वेश्चन में आप जानेंगे कि आखिर 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चर्च की जो बुराइयां थी उस वजह से वहां पे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार जो है वो शुरू हुए। मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मार्टिन लूथर हैं जिन्होंने 95 थीसिस के माध्यम से चर्च के आडंबरों का, चर्च किस तरीके से यूरोप में काम कर रहा है, वो सत्ता का केंद्र अपने आप को बनाता जा रहा है, पादरियों के अंदर भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म है, इन सब को यहाँ पर रेखांकित किया मार्टिन लूथर ने। और इन्होंने प्रोटेस्ट किया उस सभी आडंबरों के खिलाफ और इस वजह से जो रिफॉर्म हुआ क्रिश्चियनिटी में उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म। अब बात यही है कि यूरोप में चूंकि जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। अब इस 3 पार्ट की सोसाइटी में जो पहला नंबर है उसे क्लर्जी कहते थे, फिर नोबिलिटी आती थी और फिर थर्ड टियर यहाँ पे आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, ये आपका क्लर्जी हो गया, ये आपका नोबिलिटी हो गया। तो नोबिलिटी जो होता है इस फ्यूडल सोसाइटी में सबसे ऊपर रहते थे और इनके पास एक बहुत बड़ा कंट्रोल था लैंड का और इनको टैक्स देने की भी आजादी थी। ये टाइद टाइद नाम का टैक्स देते थे जो कि एग्रीकल्चर टैक्स होता था। 1/10 ऑफ अ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/10 भाग ये लिया करते थे। तो आप समझिए कि क्लर्जी धीमे धीमे जो है वो गवर्नमेंट को नियंत्रित कर रही है, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, लैंड को अपने पास होल्ड कर रही है। जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसी समय रॉबस्पियर की गवर्नमेंट आई थी। उसने क्या किया था कि चर्च से लैंड पूरी छीन कर उनके जगहों को उसने कन्वर्ट कर दिया था बैरक्स में और ये लगभग फ्रांस का 1/3 भाग था। तो आप समझ सकते हैं कि चर्च के पास कितना बड़ा लैंड था। सोसाइटी में वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, धार्मिक सुधारों को लेके वो कोई काम नहीं कर रहे थे, आडंबर धीमे धीमे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में जनता के अंदर समस्याएं आई कि भाई चर्च ये काम क्यों कर रहा है। तो 15वीं शताब्दी के लास्ट में और 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो कैथोलिक चर्च है वो एक प्रभावशाली संस्थान तो था, लेकिन समय के साथ साथ उसके अंदर कई तरह की बुराइयां जो हैं वो घुस चुकी थी और इन बुराइयों ने जनता के मन में एक असंतोष पैदा किया जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट की वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म जो है वो हमको देखने को मिलता है। अब क्या क्या कारण थे जिस वजह से भ्रष्टाचार हुआ, उसमें पहला चीज है कि पादरी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब जब भाई आप टैक्स कलेक्ट करोगे, लैंड को ओन करोगे, तो भाई ऐश्वर्यपूर्ण जीवन तो भैया आप जियोगे ही। तो जो चर्च के उच्च पदाधिकारी थे वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने लगे थे। बिशप हो चाहे पादरी हो, ये धार्मिक कार्यों में रुचि कम रखते थे। इनका मतलब था कि भाई कैसे भी करके मनी कलेक्ट किया जाए और जो राज्य की राजनीति है उसमें रुचि रखा जाए। और यही वो दौर है जहां से कॉन्सेप्ट आया यूरोप में सेक्युलरिज्म, कि भैया जो एक्चुअली होता है क्या था ना कि जो किंग है और जो क्लर्जी है ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब क्लर्जी जो है वो किंग से हर एक चीज धार्मिक आधार पे करवा रहा था। ऐसे में राजा भी मजबूर हो जाए तो राजा ने क्या किया, क्लर्जी को अलग कर दिया अपने सत्ता से। और जब सत्ता से क्लर्जी अलग हुआ तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जहां पे किंग ने अपने आप को सत्ता से अलग कर, यहाँ से क्लर्जी से अलग कर लिया और एक नई तरह की सत्ता बनाई, इस सत्ता को आगे चल के नाम दिया गया सेक्युलरिज्म। तो साधारण जनता जो है वो धार्मिक कर्तव्यों की इच्छा रखती थी कि भाई जो पादरी हैं वो धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करें, ना कि वो आर्थिक दायित्वों को निभाते चलें। और टैक्स लेने की वजह से भी जनता के बीच में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जा रहा था। इसके अलावा इंटेलिजेंस, कि भाई तुम कितने भी पाप किए हो लेकिन तुम्हारे पापों को हम एक लेटर के माध्यम से ठीक कर देंगे और तुमको सीधे स्वर्ग मिल जाएगा। तो चर्च ने क्या किया, पापों को क्षमा करने के लिए एक इंटेलिजेंस नामक प्रमाण पत्र बेचना शुरू कर दिया और इसके माध्यम से कहा गया कि भैया आप इस प्रमाण पत्र को ले लेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्योंकि आपके सारे पाप जो हैं वो नष्ट मान लिए जाएंगे। अब धर्म को व्यापार बना दिया गया ना, और लोग सोच रहे हैं कि यार ऐसे तो क्रिमिनल कुछ भी करते जा रहे हैं। तो जनता के बीच में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है अगेंस्ट द चर्च वो डेवलप होना शुरू हो गया था। इसके अलावा सिमनी एंड नेपोटिज्म। सिमनी का मतलब होता है कि जो चर्च के पोस्ट हैं आप पैसे देके प्राप्त कर सकते हो। तो चर्च के पदों की खरीद फरोख्त जो है वो शुरू हो गई। तब योग्य व्यक्ति तो वहां पे आएंगे नहीं, उनकी जगह पे धनवान व्यक्तियों को उच्च पद मिलना शुरू हो चुका था। इसके अलावा जो क्लर्जी है, जो चर्च है, वो नेपोटिज्म अर्थात रिश्तेदारों की भर्ती करना शुरू कर दिया और उनको बड़े बड़े पदों पे बैठाना शुरू कर दिया और ऐसे में धार्मिक और नैतिक छवि जो चर्च की है वो बहुत कमजोर हो गई थी।
शिक्षा अनुशासन की कमी, ये भी यहाँ पे प्रमुख रोल प्ले कर गया कि भाई पादरी जो है शिक्षित, धार्मिक ग्रंथों की जानकारी उनको थी नहीं और मोनेस्ट्रीज में अनुशासन की कमी हो गई। विलासिता, शिकार, मनोरंजन इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने लगे थे जो क्लर्जीज़ थे और इस वजह से जनता के बीच में इनका प्रभाव कम होता चला गया। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई चर्च जो है वो राजनीतिक हस्तक्षेप करता था कि जो सोसाइटी है उसमें आप देखोगे कि क्लर्जी जो है वो भी उस सोसाइटी का एक भाग है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में धार्मिक संस्था नहीं थी, ये राजा को कंट्रोल कर रहे थे और राजा को बोलते थे कि तुम हमारे अनुसार यहाँ पर काम करो। कोपरनिकस को मार दिया गया। उसके अलावा गैलीलियो को देखिए, उसने कुछ बातें कही तो उसको माफी मांगने पे मजबूर कर दिया गया। न्यूटन भी हमेशा घबराए घबराए घूमता था। तो ऐसे में यूरोपीय सम्राट और राजाओं के मामले में अब चर्च दखल देना शुरू कर चुका था। जनता के बीच में भावना फैल चुकी थी कि चर्च आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। धीमे धीमे वो सत्ता को नियंत्रित कर रहा है और धर्म में रुचि अधिक रख रहा है। आर्थिक शोषण, टाइथ के बारे में मैंने आपको बताया कि 1/10 देते थे एग्रीकल्चर का। इसके अलावा विशेष कर, दान और इसके नाम पर किसानों और नगरवासियों से भरपूर वसूली करते थे चर्च वाले। अब जनता की मेहनती कमाई जो है वो चर्च अपने वैभवशाली इमारतों में खर्च कर रहा है, पोप अपने विलासिता पे खर्च कर रहा है। तो ऐसे में जनता अपने शोषण को कब तक सहेगी? धार्मिक ग्रंथों पर एकाधिकार कर लिया था। लैटिन भाषा में केवल बाइबल था, आम जनता समझ नहीं पाई थी। तो भैया सीधे तौर पर चर्च ने क्या किया, उसने किसी और भाषा में ट्रांसलेशन होने ही नहीं दिया जिससे ज्ञान पर नियंत्रण बना रहे। और जब धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ नहीं पाएंगे तो जो भी आपको उलझुल बताया जाएगा वही आप मान लेंगे। उसके लिए एक ही आपके पास तरीका कि चर्च आपको डिफाइन करे और चर्च अपने को यहाँ पे डिफाइन करता था। लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन शुरू हुआ, प्रिंटेड टेक्नोलॉजी आई, बाइबल आम जन तक पहुंचा, उसके बाद रिफॉर्म शुरू हुए और इन रिफॉर्म को लेके आए मार्टिन लूथर। 1517 में अपनी 95 थीसिस जारी करी और चर्च की बुराइयों को जनता के बीच पहुंचाया, खासकर इंटेलिजेंस की कि भाई तुमको स्वर्ग नहीं मिलने वाला, अच्छा काम करोगे तो ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इसके अलावा जॉन कैल्विन हो गए या कई और सुधारक थे, इन्होंने भी चर्च के खिलाफ आवाज उठाई और यह आंदोलन जिसे हम प्रोटेस्ट रिफॉर्म कहते हैं, यही आगे चल के प्रोटेस्टेंटिज्म के फॉर्म में फैला पूरे यूरोप में और धार्मिक और अति सांस्कृतिक रूप से वहां पे बहुत प्रभाव डाला, गहराइयों तक लोगों तक पहुंचा एंड देन यूरोप ने अपने आप को अच्छे तरीके से बदला। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च जो है उनके भ्रष्टाचार, विलासिता, पदों की खरीद फरोख्त, आर्थिक शोषण, धार्मिक ग्रंथों पर एकाधिकार, ये सारी ऐसी बुराइयां थी जिस वजह से जनता का विश्वास चर्च पर से डगमगा गया था और अब सुधार की आवश्यकता थी, जिसने वहां पर एक नया आयाम बनाया और इस असंतोष ने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को जन्म किया और यूरोप को एक आधुनिक युग की ओर पहुंचा दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।